नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी साहब के ये शब्द इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार। झूठ के, फरेब के, जुमलों के, धूर्तता के, नफरत के, कायरता के, बदहाली के, बेईमानी के, प्रोपेगेंडा के, सत्ता लालच के, आत्ममुग्धता के, नाकामी के 9 साल इस देश ने आंखों में आंसू भरकर देखे हैं। लोगों ने नाइंसाफी के ये साल देखे हैं। आओ अब हम इस नाइंसाफी की आखिरी सालगिरह मनाएं। यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन का मोदी योगी रामराज चल रहा है। इस राम राज्य को आप पुलिस राज्य यानी पुलिस स्टेट भी कह सकते हैं। हालांकि यह शब्द किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गाली या काले धब्बे की तरह होता है। उसी राम राज्य में 100 साल की मुश्किल से चल पाने वाली गरीब घर की दादी के खिलाफ पुलिस ने भाजपा नेताओं, दबंगों के इशारों पर वसूली गैंग चलाने और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 100 साल की दादी को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस वालों को अपनी माँ, दादी, नानी का भी एक भी बार ख्याल नहीं आया। यूपी के कानपुर की पुलिस तो कहती है कि यह बूढ़ी दादी वसूली गैंग चलाती है, रंगदारी मांगती है। ऐसा हम नहीं, योगी बाबा की पुलिस कह रही है। कानपुर पुलिस ने इन पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करके थाने में बुलाया है और फिर 100 साल की इतनी बड़ी अपराधी को पकड़ लिया। इसके लिए योगी बाबा की पुलिस के इन अफसरों, जवानों को राष्ट्रपति पदक और अदम्य साहस का पदक तो बनता ही है। आप भी समझ लीजिए, अगर गलती से आपने इसे फर्जी मुकदमा कहा तो आपको भी एक मुकदमा उपहार में मिल जाएगा। यह नफरत की सत्ता का एक उदाहरण मात्र है, मगर दक्षिण भारत में नफरत को अपने यहां से उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। शायद तभी 84% हिंदू आबादी वाले कर्नाटक ने नफरत की सरकार को उखाड़ फेंका और मोहब्बत की सरकार बना दी। अब दक्षिण भारत में भाजपा, मोदी, योगी जैसे रामराज्य को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यह हम आंकड़ों और तथ्यों से आपको बता रहे हैं। 61,232 मंदिर, 84% हिंदू आबादी, हिजाब हलाल पर बैन, गौ हत्या पर सजा, चुनाव से पहले बजरंगबली का मुद्दा, पीएम मोदी के एक के बाद एक रोड शो, रैलियों, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म, सबसे बड़ी कम्युनिटी लिंगायतों को रिजर्वेशन, फिर भी कर्नाटक में बीजेपी हार गई। हार भी ऐसी कि 31 भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सवाल अब भी है कि कर्नाटक में बीजेपी इतनी बुरी तरह क्यों हारी, या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स क्यों फेल हुई। इसका लोकसभा चुनाव और दक्षिण भारत की राजनीति पर क्या असर होगा। बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में पीक पर पहुंच चुकी है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 60, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीती थी। मगर अब भाजपा को डर है कि आने वाले चुनाव में यहां भी उसकी सीटें घट सकती हैं। इसलिए पूरा जोर दक्षिण पर है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। हालांकि कर्नाटक के नतीजों ने पार्टी की उम्मीदों को कमजोर किया है। दक्षिण के 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। बीजेपी के पास दक्षिण से 29 सांसद हैं। 2024 में पार्टी ने यहां कम से कम 60 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये टारगेट हासिल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के पास स्टेट लेवल पर कोई बड़े कद वाला नेता नहीं है। अब तक कर्नाटक में येदियुरप्पा थे, लेकिन वे अब एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। कर्नाटक में 61,232 मंदिर हैं। ये राज्य मंदिरों की संख्या में देश में तीसरे नंबर पर हैं। यहां से ज्यादा मंदिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटक में 84% हिंदू और 13% मुस्लिम है। हिंदुत्व और बजरंगबली का मुद्दा उठाकर भी बीजेपी 224 में से सिर्फ 66 सीटें ही जीत सकी। पीएम मोदी ने हर रोड शो में बजरंगबली के नारे लगाए। यह भी कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर इन्हें सजा दे देना। लेकिन कर्नाटक की जनता पर इनका कोई असर नहीं हुआ। उलट उसने मोदी के प्रचार वाले इलाकों की 68% सीटें हरवा दी
वहीं मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी के प्रचार वाले क्षेत्र में 73% सीटें कांग्रेस के हवाले कर दी। मुस्लिमों का आरक्षण बहाल करने और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कहने वाली कांग्रेस 136 सीटें जीत गई। कर्नाटक की हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह साफ हो चुकी है। इसका असर दूसरे राज्यों में भी भाजपा की गतिविधियों में दिख रहा है। तेलंगाना में जोर शोर से चल रहे कैंपेन फिलहाल ठंडे पड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने वहां कैंपेन तेज कर दिए हैं। प्रियंका गांधी हो या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता अब तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। कोस्टल कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पूरे कर्नाटक में फेल हो गई है। कोस्टल कर्नाटक में भी भाजपा बहुत अच्छा नहीं कर सकी। वहां पिछली बार से 3 सीटें कम आई हैं। कोस्टल कर्नाटक में उडुपी, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिले आते हैं। कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी ने इस इलाके को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दिया है। यहाँ की 19 सीटों में से 2018 में बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। इस बार 13 सीटें मिली। कांग्रेस यहाँ पिछली बार से डबल हो गई है और पिछली बार की 3 सीटों के मुकाबले 6 पर आ गई है। यह स्थिति तब है जबकि आम आदमी पार्टी राज्य की 209 सीटों पर कांग्रेस के वोट काट रही थी। हिजाब बैन का विवाद कोस्टल कर्नाटक की उडुपी से ही शुरू हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया। इस विवाद को यशपाल सुवर्णा ने लीड किया था। वे 20% वोट मार्जिन से जीते। मुस्लिम वेंडर्स से सब्जी और फल न खरीदने का मुद्दा भी यहीं उठा था। हिजाब के विरोध में केसरिया दुपट्टे भी यहीं पहने गए थे। इन सब के बावजूद बीजेपी की सीटें 2018 के मुकाबले कम हो गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कोस्टल कर्नाटक में ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब रहे हैं जिसे कट्टर हिंदू संस्कृति बताया जाता है। ब्राह्मणों के आचरण को यहाँ हिंदू धर्म का आचरण बना दिया गया है। कोस्टल कर्नाटक में हिंदुत्व का एक कंपोजिशन बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। सभी जाति के मंदिरों को एक धर्म के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया। बीजेपी भी यह बात समझती है, इसलिए कोस्टल कर्नाटक में हिंदुत्व का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया गया। नॉर्थ कर्नाटक में धर्म के साथ जाति पर चुनाव लड़ा गया, मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चल सकती क्योंकि इस इलाके में 12वीं सदी के संत बसवेश्वर का असर आज भी है। संत बसवेश्वर ने ही लिंगायत संप्रदाय बनाया था। ये समुदाय न मूर्ति पूजा करता है, न ही हिंदू ग्रंथों को मानता है। कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी करीब 16% है। भाजपा इसमें अपना एकाधिकार मानती रही है। इस बार यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। संत बसवेश्वर जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों के खिलाफ थे। वे लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबरी का मौका देने की बात कहते थे। मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। उनका असर सिर्फ नॉर्थ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में है। नॉर्थ कर्नाटक में शरण और सूफी धर्म साथ साथ चलते हैं, इसलिए वहां हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण नहीं हो पाता। बेंगलुरु में हनुमान को मुद्दा बनाया गया, लेकिन बेंगलुरु के आसपास ही गली गली मंदिर हैं। वहां लोगों की पूजा पाठ के तरीके अलग हैं। कम्युनिटी के हिसाब से भगवान तक अलग हैं। बहुत से ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें लोकल कम्युनिटी भगवान मानती है और उन्हें ही फॉलो करती है। ऐसे में इन लोगों को राम, कृष्ण या हनुमान के नाम से एकजुट नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने कन्वर्जन को मुद्दा बनाया था। 4% से भी कम आबादी वाली ईसाई समुदाय के जरिए डर फैलाने की कोशिश की गई थी। हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए भाजपा का यह मुद्दा भी आम लोगों में कोई असर नहीं डाल सका। केरल स्टोरी दिखाकर डर पैदा करने की कोशिश की गई, मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि केरल में भी हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से बहुत अधिक हैं और वो सामान्य तौर पर प्रेम से रहते हैं। दंगे वहीं होते हैं जहां भाजपा, आरएसएस पहुंच जाते हैं। 2018 में बीजेपी ने कर्नाटक में 104 सीटें जीती थी। ये भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं मिली थी। तब कांग्रेस और जेडीएस के वोट बैंक में सेंधमारी हुई थी क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा था। बीएस येदियुरप्पा के हाथ में कमान थी, जिनका लिंगायतों ने समर्थन किया था। इस बार का सिनेरियो पूरी तरह अलग था। बीजेपी राम हनुमान के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, इसलिए फेल हो गई।
हमें समझना होगा कि भाजपा को कर्नाटक में किसने खड़ा किया। सच यह है कि जनता पार्टी परिवार से टूटकर आए नेताओं ने कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया है। जनता परिवार के आधे से ज्यादा नेता बीजेपी में आए थे। इनमें पिछले सीएम बसवराज बोम्मई भी थे। इन नेताओं के आने के पहले तक बीजेपी को बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। 2004 में रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता बने। उनके और जनता पार्टी से आए नेताओं के कॉम्बिनेशन की वजह से ही बीजेपी 2008 में 110 सीटें जीत गई थी। कर्नाटक में धार्मिक नफरत की लाइन पर इलेक्शन कभी नहीं जीते गए। बजरंग दल पर बैन के मुद्दे का असर 48 घंटे में नहीं टिक पाया। कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी के हिंदुत्व के प्रयोग जरूर कामयाब रहे हैं, लेकिन बाकी कर्नाटक सहित पूरे साउथ इंडिया की बात करें तो इसका असर नहीं दिखता है। साउथ में पाकिस्तान के नाम पर भी चुनाव नहीं जीत सकते और ना ही नफरत फैला सकते हैं। साउथ के हर राज्य का अपना ट्रेडिशन, देवी देवता और धर्म है। आप राष्ट्रीयता, बजरंगबली और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। इसके साथ में जो कॉस्ट सिस्टम का मैनेज कर लेता है वो सत्ता में आ जाता है। कर्नाटक के नतीजों का असर पूरे साउथ इंडिया में होना तय है। विपक्षी पार्टियां अगर एक हो जाती हैं तो फिर एंटी बीजेपी वोट बट नहीं सकेगा। अभी अपोजिशन के वोट बटते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 1977 में अपोजिशन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके वोट बटे नहीं और जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार साउथ इंडिया में यही कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट उतारा जाए। यदि ऐसा हो पाता है तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। इस बार जेडीएस के वोट कांग्रेस में गए हैं, इसलिए भाजपा वोट बांटने की नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। इसके लिए वो हर धर्म जाति के बीच फिर से नई नफरत का खेल खेलना चाहती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि का सहारा लेकर नेताओं को तोड़ने, डराने का खेल शुरू होने वाला है। वो लिंगायतों को फिर से करीब लाने और कांग्रेस को करप्ट साबित करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस नई स्ट्रेटजी से साउथ के राज्यों में चुनाव लड़ेगी। वैसे भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। इससे भाजपा को उम्मीद है कि लोकसभा में वो जोरदार वापसी करेंगे, मगर कैसे? तो जवाब वही है, नफरत और झूठे मुकदमे। तो आप भी कुछ और ड्रामे देखने को तैयार हो जाइए। जय हिंद।